विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज टॉपिक लेकर के आए हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि इसके पहले पढ़ा चुके हैं, अब व्यंजन संधि की बारी है। तो व्यंजन संधि में स्वर संधि की तरह बंटवारा नहीं हो पाता प्रकारों का। इनको आप एक एक नियम करके इसी तरह से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे आप कि देखिए, जब नियम कई बनते हैं तो आप कंफ्यूज्ड होते हैं और आप नियमों को रटने के चक्कर में काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आप संधि पढ़िए या भाषा का कोई भी टॉपिक, तो आप पहले उसके भावों पर जाइए। आप स्वयं चीज़ों का उच्चारण करके देखिए। आप देखेंगे कि दैनिक जीवन में भी आप बिना पढ़े उसी तरह का व्यवहार करते हैं। एक दो चीज़ें आती हैं जहाँ हो सकता है कि उस पर आपका अनुभव न हो, तो उनको समझ लीजिए आप। अब जैसे इतने नियम इसमें आपको बताए जाएंगे, तो उन नियमों को मैं कोशिश करूँगा क्रम से लेकर के चलूँ आपको समझाते हुए, कोई भ्रम न रहे। लेकिन अगर आप स्वयं बोल करके उसका अनुभव ले लेते हैं तो वह ज़्यादा मजबूत हो जाता है आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वह व्यंजन होना चाहिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो सामने आएगा उसका पहला वर्ण चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन। ठीक, जैसे उदाहरण आप देखिए, आपके सामने है। क के बाद ग आया है और फिर क के बाद यहाँ देखिए च के बाद अ आया है, और क का एक उदाहरण और इसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ, जैसे वाक धन ईस। यह भी उदाहरण आप देख लीजिए, स्वर आया है। तो बाद में अब यहाँ देखिए व्यंजन आया है, यहाँ देखिए क के बाद स्वर आया है। इसी तरह से यहाँ देखिए च के बाद अ आया है, ट के बाद अ आया है, ट के बाद द आया है। कहने का मतलब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसे व्यंजन होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे व्यंजन हो और चाहे स्वर हो। आप देखिए उदाहरण में। ठीक, अब चलते हैं नियम 1। यदि क च ट त प के बाद, अब ये क च ट त प क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगर वर्गों के पहले वर्ण यानी क च ट त प के बाद घोष वर्ण आए, अब घोष में क्या क्या आता है? वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, य र लव ह और सभी स्वर, ये घोष वर्ण है। तो अगर क च ट त प के बाद घोष वर्ण आते हैं, लेकिन इन घोष वर्णों में थोड़ा, यहाँ देखिए मैं इनको बंद कर दिया हूँ इसलिए कि इनके लिए ये पांचवें वर्ण जो होते हैं आपको मालूम है ये अनुनासिक होते हैं, और ह, इनके लिए यहाँ अलग नियम आएगा। इसलिए इस नियम में आप पांचवें वर्ण को और ह को शामिल नहीं करेंगे। तब आप हो सकता है यह सोचें कि आपने घोष क्यों कर दिया। घोष का नियम सही है, लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा, और इस तरह लिखने से आपको समझ में भी आ जाएगा कि हमको केवल पांचवा और ह छोड़ना है, बाकी सभी घोष वर्ण शामिल कर लेना है। तो अगर क च ट त प के बाद एक घोष वर्ण आए जिनमें पांचवें वर्ण और ह को, वर्गों के पांचवें वर्ण और ह को आप छोड़ दीजिए, तो ये क च ट त प का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। ठीक, अब आप उदाहरण से समझिए, जैसे दिक धन गज। अब यहाँ क है और यह ग। अब यहाँ देखिए जो पहले शब्द होंगे बेटा व्यंजन के, पहले शब्द के अंतिम वर्ण जो होंगे सब पर हलंत होगा, तभी संधि हो पाएगा। ठीक है, अगर इसमें स्वर जुड़ करके पूरा क हो तो यह क और ग नहीं जुड़ेगा। तो दिक धन गज,
अब क के बाद क्या आया है, ग क्या है, तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण जब आएगा तो यह क अपना तीसरा वर्ण यानी ग बन जाएगा। यह क आप देखिए अपना तीसरा वर्ण ग बन गया और बन गया दिग्गज। इसी तरह से दिक् धन दर्शन, क के बाद द आया है, द तीसरा वर्ण है। अब यह क भी अपना तीसरा वर्ण बन जाएगा यानी दिग् दर्शन। इसी तरह से वाक धन धारा, यह चौथा वर्ण है ध, तो क अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन गया वागधारा। अच धन अंत, अब यहाँ स्वर आ गया तो च पहला च के बाद स्वर आया तो स्वर भी आ सकते हैं, घोष में स्वर भी है। तो अच धन अंत, च का अपना तीसरा वर्ण बन गया ज, अजंत। इसी तरह से सट धन आनन, अब ट के बाद आ आया है, स्वर आया है तो ट अपना तीसरा वर्ण बन जाएगा। यह ट है ना, यहाँ तीसरा वर्ण बन जाएगा ड, और आ की मात्रा उस पर जुड़ी जाएगी तो हो जाएगा षडानन। सट धन दर्शन, अब ट के बाद यह द आया है तीसरा वर्ण तो ट अपना तीसरा वर्ण ड बन गया, षड दर्शन। इसमें ध्यान दीजिए आ की मात्रा जुड़ करके ड को पूरा कर दिया, और यहाँ मात्रा नहीं है तो वह इसी तरह से लिखा रहेगा। वाक धन ईस, क के बाद स्वर आया है तो क का ग बन गया, वागीस। ठीक है, वाक क का ग बना और ग पे ई की मात्रा लगी तो पूरा होकर के वागीस हो गया। सत धन आचरण, त के बाद आ आया, सदाचरण, त अपना तीसरा वर्ग बन गया, तीसरा वर्ण बन गया। वृहत धन रथ, वृहद्रथ, तो त जो है क्या बन गया है, ध बन गया अपना तीसरा वर्ण, और यह र है तो ध तो आधा रहेगा ना, जैसे द्र है तो द्र को आप कैसे लिखते हैं, यह द है और यह र, ऐसे यह है मिलकर के बनता है द्र। इसको आपको समझना है, ठीक है। तो बृहद्रथ। इसी तरह से तत् धन रूप, त का द बना, चूंकि र आया हुआ है यहाँ देखिए, यह र लवा भी शामिल किया गया है तो र आया है तो त का द बन गया और उस पर रू हो गया तद्रूप। सतधन वाणी, अब वह भी यहाँ देखिए है, त का द हो जाएगा अपना तीसरा वर्ण सदवाणी। सुप स्वर आया है, प अपना तीसरा वर्ण बन गया सुबंत। अप के बाद ज आया है, ज तीसरा वर्ण है तो प भी अपने तीसरे वर्ण में चला जाएगा अब्ज। अपधन धी, अब यहाँ चौथा वर्ण आया है तो प भी अपना तीसरा वर्ण बन जाएगा तो अवधि हो जाएगा। आई बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नियम नंबर 2, अब नियम नंबर 2 देखिए, क च ट त प के बाद यानी वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक आए। अनुनासिक में आप जानते हैं कि ङ ञ ड़ न म होता है, लेकिन बाद में वास्तव में अनुनासिक भले कहा जाता है लेकिन म या न ही आता है, क्योंकि पहले शब्द के अंत में तो ये आ सकते हैं लेकिन दूसरा शब्द जो होता है उसके शुरू में अनुनासिक केवल म या न ही ऐसे होते हैं जिनसे शब्द शुरू होता है। ङ ञ ड़ से आप किसी शब्द को शुरू होते हुए नहीं देखेंगे, इसलिए वास्तव में तो म या न ही आते हैं। वास्तव में यह नियम तो सभी अनुनासिक के लिए है, लेकिन म या न ही दूसरे शब्द को शुरू करेंगे, यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण म या न ही होता है, इसलिए म या न पर ही उदाहरण आपको मिलेंगे। तो क च ट त प के बाद अगर अनुनासिक हों तो वर्गों के प्रथम वर्ण जो हैं यानी क च ट त प, ये अपने वर्ग का पांचवा वर्ण यानी अनुनासिक बन जाते हैं। देखिए पहले वाले नियम में जब आपको बताया हमने घोष, तो उसमें सामने आने वाले वर्ण में पांचवा वर्ण काट दिया था और ह काट दिया था कि इसको अलग नियम में पढ़ा जाता है। तो दूसरे नियम में अब वही आ गया कि जो वहाँ पांचवा वर्ण यानी अनुनासिक काट दिया गया था, अब सामने अनुनासिक आ रहा है। क च ट त प के बाद अनुनासिक आए तो वास्तव में म या न ही आ सकता है। तो वर्गों के जो प्रथम वर्ण होंगे क च ट त प, ये अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाते हैं। उदाहरण से आप समझिए, जैसे वाक धन मय, अब यहाँ क है, आगे म है, म अनुनासिक है, तो क जो है अपना अनुनासिक, अपने वर्ग का अनुनासिक बन जाएगा। तो क अपने वर्ग का अनुनासिक क्या है, क के
ङ, तो वांग मय क का ङ बन गया। इसी तरह से सट धन मास, म अनुनासिक है तो यह ट अपने वर्ग का अनुनासिक बन जाएगा यानी ड़ बन जाएगा, षडमास। उत धन नति, अब यहाँ यह न अनुनासिक है तो त अपने वर्ग का अनुनासिक बन जाएगा यानी उन्नति। जगत धन नाथ, न अनुनासिक है तो त अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाए, पांचवा वर्ण यानी अनुनासिक बन जाएगा यानी जगन्नाथ। अपधनमय, अब म अनुनासिक है तो उसके पहले प है तो प का म बन जाएगा अमय। ठीक, आशा है नियम समझ में आ गया। अब नियम नंबर 3, वही जो ह बचा था पहले वाले नियम में, अब वो अगर सामने आए तो क्या होगा। यदि क च ट त प, क च ट त प पर ही तीनों नियम अभी चल रहे हैं बेटा। तो क च ट त प के बाद ह आए तो वर्गों के जो प्रथम वर्ण होंगे यानी क च ट त प, ये तो अपने वर्ग का तीसरा बन ही जाएंगे। यहाँ देखिए अंडरलाइन कर दिया हूँ इसीलिए कि ये क च ट त प के बाद अगर ह आता है तो ये अपना तीसरा वर्ण तो बन ही जाएंगे और ह के स्थान पर इन्हीं का यानी जो वर्ग का पहला अक्षर है वर्गों का, उन्हीं का ह के स्थान पर चौथा वर्ण हो जाएगा। यानी ये अपने तीसरे वर्ण में जाएंगे और ह उसी का चौथा वर्ण बन जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे वाक धन हरि, उदाहरण समझते हैं। अब वाक क के बाद ह आया है तो क तो अपना तीसरा वर्ण बन ही जाएगा वाग, लेकिन ह जो है वह इसी क वर्ग का चौथा वर्ण बन जाएगा घ। घ तो हो जाएगा वाघरी, या घ है घ, वाघरी। इसी तरह से उत धन हार, ह आया है सामने तो त अपना तीसरा वर्ण बनेगा अपने वर्ग का यानी द बनेगा और ह जो है उसी का चौथा वर्ण यानी ध बनेगा तो बन गया उद्धार। तत्, त के सामने ह आया है तो त तीसरा वर्ण द बनेगा और उसी का चौथा वर्ण ध बन जाएगा यह ह, तो हो जाएगा तद्धित। यह तद्धित दरअसल बेटा क्या है, यह तद्धित इस तरह से है, उसको मिला करके इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अब नियम नंबर 4, फिर बेटा वही देखिए शुरू के नियमों में आपने 3 नियमों में क च ट त प देखा, अब आप त पर ही चलेंगे। ठीक है, तो त या द के बाद अगर च या छ हो, त या द, दरअसल इसी त का द भी बन जाता है, तो त या द के बाद च या छ हो तो इस त या द का च बन जाएगा। त या द के बाद च या छ हो तो त या द के स्थान पर च हो जाता है। दरअसल समझना आपको कैसे है, देखिए यह सब घोष और अघोष का कारण है, उसी कारण ऐसा होता है। अब आप जानते हैं कि त जो है वह क्या है, अघोष। ठीक है, और मतलब त थ जो वर्गों के प्रथम और दूसरे वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं, बाकी 3 वर्ण तीसरे चौथे पांचवें वे घोष होते हैं। अब यहाँ यही खेल है कि अगर त और त के बाद माने ये अघोष है, उसके बाद अगर अघोष आ रहा है च या छ तो यह अघोष ही बना रहेगा यानी च बन जाएगा, रहेगा अघोष ही। ऐसा उच्चारण के कारण होता है। जैसे उत्धन चारण आप कहेंगे तो आप त को च ही कह पाएंगे, ज नहीं कह पाएंगे, झ नहीं कह पाएंगे, तो उच्चारण त का च बन जाएगा यानी अघोष बनेगा। अब जैसे देखिए उत्धन चारण उच्चारण, च आया सामने तो त का च बन गया। सतधन चित, च का यहाँ च आया तो त का च बन गया सच्चित।
अब यहाँ त के बाद छ आया, छ भी अघोष ही है तो अघोष में ही बदलेगा, यानी च बनेगा। उच्छेद, पद धन छेद, अब छ आया है सामने, द का च बन जाएगा पच्छेद। ठीक है, त या द का च बन जाएगा अगर सामने च या छ हो। उम्मीद है आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही त या द लेंगे। त या द के बाद अगर ज या झ आए, अब आप देखिए त या द क्या है, अघोष, और ज झ क्या है, घोष। तो अगर आए तो इस त या द का घोष वर्ण ही बनेगा, यानी ज बन जाएगा। त या द के बाद ज या झ आए तो सामने अगर घोष आएगा तो घोष ही बनेगा, यानी त का ज बन जाएगा। ठीक, ऐसा होता है उच्चारण के कारण। जैसे आप देखिए सत और जन आप बोलिए तो अब त की जगह आप च नहीं कह सकते, सच जन नहीं कहेंगे, क्योंकि ज का जब आप उच्चारण करते हैं तो यह उच्चारण अपने आप उसी घोष में चला जाता है। तो सज्जन, सत धन जन आगे ज आया है तो त का ज हो गया सज्जन। उत धन ज्वल, ज के सामने ज आया है तो इस त का ज हो गया उज्ज्वल। यहाँ देखिए उज्ज्वल आपको शुद्ध शुद्ध वाले में बड़ा, यह भी बड़ा बड़े काम की चीज़ है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में देखिए दो आधे ज हैं। ठीक, लिखने में लोग गलती करते हैं। उत धन झटित, अब झ आया है सामने, घोष आया है तो त का ज हो गया उज्झटित। ठीक है, त का ज ही बनेगा। अब चलते हैं नियम नंबर 6 में। अब फिर वही त या द के बाद, अब देखिए त या द के बाद च छ आया, अब त या द के बाद ज झ आया, अब त या द के बाद फिर नीचे वाला ले लीजिए ट ठ आए। तो अगर ट ठ आए तो ट ठ चूँकि अघोष होते हैं तो अघोष में ही रहेगा यह त, यानी त या द के बाद द, आप मत समझिए द, या मत कहिए कि द तो घोष में चला जाएगा, चूँकि त का ही द बन जाता है अपने आप। अगर सामने स्वर भी हो तब भी द बन जाता है, तो इसलिए तो त या द के बाद अगर ट या ठ हो तो त का ट बन जाएगा, यानी त या द का ट बन जाएगा अघोष ही। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे तत धन टीका, तत धन टीका तो त का ट बन गया तट्टीका। सत धन टीका, सट्टीका। अब ठ वाले उदाहरण नहीं मिल पाते हैं, जो उदाहरण नहीं मिल पाते हैं उनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नियम 7 लेकर के। देखिए त या द के बाद च छ आए तब नियम हुआ बना, त या द के बाद ज झ आए तो उसका एक नियम बना, फिर त या द के बाद ट ठ आए तो उसका भी एक नियम बना। अब त या त के बाद अगर स आए, यहाँ भी देखिए ड और ढ भी हम ला सकते थे, वह अब अगले नियम में लाएंगे। त के बाद अगर स आए तब क्या होगा, तो त के बाद जब स आता है तो त का च हो जाता है। आप इसमें ध्यान दीजिए, इस नियम में त का तो च हो जाएगा लेकिन इस स का छ हो जाएगा। त का च बनेगा और इसका स का छ हो जाता है। इस पर ध्यान दीजिए आप। जैसे उत्धन श्वास, अब उत्धन श्वास में त के सामने स आया है तो त का च हो गया और स जो है चूंकि अर्धाक्षर ही है तो छ हो गया, मतलब अर्ध व्यंजन वर्ण कह सकते हैं इसको। तो उच्छ्वास, ठीक, स का छ बन गया। उत्धन शिष्ट, अब उत्धन शिष्ट त के सामने स आया है तो त का च हो जाएगा और स का छ हो गया पूरा, यानी उच्छिष्ट। उच्छिष्ट माने होता है जूठन, जूठन, जूठा भोजन आप समझते हैं ना, वही जूठन। पर्यायवाची भी आप रख लीजिए। सतधन शासन, अब त के सामने स आया तो यह च हो गया और स का छ हो गया तो बन गया सच्छासन। ठीक, आशा है आप समझ रहे हैं इसको।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।